दृष्टि का इतिहास हम देख रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्राग ऐतिहासिक काल। पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? बोलन घाटी में एक नौपाषाण स्थल था। भारत में पहला क्वेश्चन है कि भारत में मेहरगढ़ क्या था? तो मेहरगढ़ एक नौपाषाण स्थल था जो बेलन घाटी में स्थित था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नौपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी के किनारे स्थित है, जिसकी तिथि जो है 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। नौपाषाणिक संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था वरन उत्पादक भी था। वह कृषि, कर्म और पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन यानी डिसाइफर किसने किया था? सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन या डिसाइफर किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप। डिसाइफर का मतलब सबसे पहले किसने पढ़ा था? सम्राट अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। बी ऑप्शन करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त था। उसने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। अशोक के गिरनार वाले अभिलेख का अध्ययन करके उन्होंने कुछ यूनानी शासकों के नामों की भी खोज की। प्रिंसेप को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी अर्थात सुंदर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम सम्राट अशोक भी लिखा था। अतः सम्राट अशोक के राजदेशों का सबसे पहले विकुटन जेम्स प्रिंसेप ने किया था। प्रिंसेप के बाद फर्ग्यूसन, कनिंघम, एडवर्ड थॉमस, वाल्टेयर इलियट, स्टीवेंसन, डॉक्टर भावदाजी, राजेंद्र लाल मिश्र जैसे अनेक पुरालिपिविदों ने भारतीय लिपियों के अध्ययन व अन्वेषण को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक पुस्तक में जो है शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? वो मालविकाग्नि मित्रम जो है शुंग वंश के संस्थापक से शुंग शासक के पुत्र जो है अग्निमित्रम की कहानी है। इसकी रचना मालविकाग्नि मित्रम की रचना किसने की है? इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कालिदास। देखिए, मालविकाग्नि मित्रम की रचना जो है कालिदास के द्वारा किया गया है। यह कालिदास का पहला नाटक था। इसमें शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र तथा मालविका जो उनकी राज्य की नर्तकी थी
उनकी जो है प्रणय कथा का वर्णन किया गया है मालविकाग्निमित्रम में। कालिदास द्वारा इसकी रचना जो है संस्कृत में की गई है। कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। उनकी विभिन्न रचनाएं हैं, नाटक है जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। कालिदास का महाकाव्य है रघुवंशम, कुमार संभवम, और खंड काव्य है मेघदूतम, ऋतु संहार। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि निम्नलिखित पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य कथन बताना है कि कौन सा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। जो आर्कोलॉजी है वो प्राचीन काल के लोगों की भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। यह स्टेटमेंट सही है। हमें असत्य बताना है कि कौन है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है, ये भी सही है। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था नहीं। प्राचीन भारत की बात करें तो उस समय कागज का खोज नहीं हुआ था, इसीलिए जो सिक्के का प्रचलन था, कौड़ियों का प्रचलन था, लेकिन कागज का अभी तक खोज नहीं हो पाया था। इसीलिए ऑप्शन पूछ रहा है कौन असत्य है, तो ऑप्शन सी जो होगा असत्य होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों का काल निर्धारण की विधि है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, परंतु धातु के सिक्के का चलन था। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने, शीशे के बनते थे, जबकि शेष कथन सत्य है। प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी जिस स्रोत से मिलती है उसे पुरातत्व या आर्कियोलॉजी कहते हैं। रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि में जब तक कोई वस्तु जीवित रहती है, कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया के साथ हवा और भोजन की खुराक से उस वस्तु में कार्बन 14 का समन्वय भी रहता है, परंतु जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है तब उसमें विद्यमान कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया समान गति से जारी रहती है, लेकिन हवा और भोजन से कार्बन 14 लेना बंद कर देती है। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान कार्बन 14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। हमें सही कथन के बारे में बताना है, कौन सा कथन जो है सही है। सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्य आदेश जारी किए जाते थे। सम्राट अशोक थे, उनके अभिलेख में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। यह स्टेटमेंट सही है। बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदाय के अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए गए थे, बिल्कुल सही है। प्रयाग प्रशस्ति राजाओं की गुण और कीर्ति की प्रशंसा के अभिलेखों का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 और 2 तीनों स्टेटमेंट सही है। इसलिए ऑप्शन इसका जो होगा डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अभिलेखों को उनके कोटियों में बांटा गया है। सम्राट अशोक के अभिलेख राज्यादेशों की कोटि में आते हैं। उनके अभिलेख में अधिकारियों और जनता के लिए सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक राज्यादेशों और निर्णय
निर्णयों की सूचनाएं रहती थी। अभिलेख की दूसरी कोटि में अनुष्ठानिक अभिलेख है, जिन्हें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव, शैव आदि संप्रदायों के अनुयायियों ने भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों, प्रस्तर फलकों, मंदिरों, प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण करवाया। अभिलेखों की तीसरी कोटि में वे प्रशस्तियाँ हैं जिनमें राजाओं और विजेताओं के गुणों और कीर्तियों का वर्णन है, परंतु उनकी पराजयों और कमजोरियों का कोई वर्णन नहीं मिलता है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इसी कोटि में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको सुमेलित करना है, बताना है कौन किससे संबंधित है, कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ एशियन इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया किसने लिखा है? के.ए. नीलकंठ शास्त्री, के.एल. नीलकंठ श्रेयास किसने लिखा है भाई? तो लिखा गया है ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया किसने लिखा है? नीलकंठ शास्त्री ने लिखा है। नेक्स्ट है वंडर दैट वाज इंडिया, वंडर दैट वाज इंडिया किसने लिखा है? ए.एल. बॉसम, ए.एल. बॉसम के द्वारा लिखा गया है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसने लिखा है? डी.डी. कोसम्बी के द्वारा लिखा गया है। इंडो आर्यंस किसने लिखा है? इंडो आर्यंस राजेंद्र लाल मित्र के द्वारा लिखा गया है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 जहाँ पर होगा वही इसका आंसर होगा 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 कौन सा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन देखो, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। वंडर दैट वाज इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? ए.एल.एम. बॉस के द्वारा लिखा, बॉसम के द्वारा लिखा गया है। एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया है? डी.टी. कोसम्बी के द्वारा लिखा गया। इंडो आर्यंस किसके द्वारा लिखा गया है? राजेंद्र लाल मित्र के द्वारा लिखा गया। ये हिस्ट्री एंड एशियंट इंडिया किसने लिखा है? के.एल. नीलकंठ शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। निम्नलिखित दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भौतिक अवशेषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में जो भौतिक अवशेष मिले हैं उनके संदर्भ में हमें कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन जो है सही है। दक्षिण भारत में ईंटों के विहार बड़ी संख्या में बनाए जाते थे। नहीं, दक्षिण भारत में जो विहार बनाए गए हैं ईंटों के नहीं बनाए गए, उस समय तक ईंटों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, पूर्वी भारत में पत्थरों के मंदिर विशेष आकर्षण के केंद्र थे। देखिए, हम जो है प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे हैं, तो प्रागैतिहासिक जो है मंदिर का उल्लेख नहीं किया गया, अभी तक मंदिर का खोज नहीं हो पाया है। हाँ, मूर्तियाँ मिली हैं लेकिन मंदिर का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। इसका व्याख्या की बात करते हैं तो व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण भारत में पत्थरों से मंदिर बनाए जाते थे, इसके अवशेष जो है तक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे महापाषाण मेगालिथिक कहा जाता है? कब्र किस महापाषाण से कब्र जो है महापाषाण से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। देखिए, दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्तियों के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीज़ें भी कब्र में गाड़ते थे और इसके
ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़ा करके दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण मेगालिथिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता जो है पाणिनि है। अष्टाध्यायी की रचना किसने किया है? पाणिनि के द्वारा किया गया है। 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचित संस्कृत व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ है। निम्न 10वां क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन जो है सही है। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के बारे में हमें बताना है कौन सा जो है सही है। साहित्यिक स्रोत के बारे में जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती हैं, बिल्कुल सही है। जो जातक कथा है वो बुद्ध काल से संबंधित रचना है, जिसमें बुद्ध काल के जितने भी राजनीतिक घटनाएं हैं उसके बारे में जानकारी देती हैं, बिल्कुल सही है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की रचना जो है कौटिल्य के द्वारा किया गया है। मुख्यतः एक आर्थिक ग्रंथ नहीं है, एक जो है राजनीतिक और प्रशासनिक ग्रंथ है, आर्थिक ग्रंथ नहीं है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट जो होगा गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। कालिदास की जो रचना है ये जो कालिदास है गुप्त काल के चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है समकालीन थे, इसीलिए इसमें जो गुप्त काल के उत्तर और मध्य भारत का सामाजिक जीवन था उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए पूछा कौन सा कथन सही है, तो 1 और 3 जो है सही है। 1 और 3 ऑप्शन जो सी होगा करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो जातक कथा एक प्रकार का लोक कथा है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को जातक कथा कहा जाता है। जो बुद्ध की पुनर्जन्म की जो पूर्व की जन्मों की कथा है वो जातक में ही है। ये जातक कथा ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी तक सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालती है। प्रसंगवश ये कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों में विभक्त है, जिसमें दूसरा और तीसरा अधिक पुराने हैं। इसमें मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र की भी महत्वपूर्ण जो है सामग्री मिलती है। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है अभिज्ञान शाकुंतलम। इन महान सार्वजनिक कृतियों में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला है कथन इनका अध्ययन पूरा लिपि शास्त्र पेलियोग्राफी कहलाता है। देखिए अभिलेखों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। अभिलेखों और प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोग्राफी यानी पूरा लिपि शास्त्र कहलाता है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट एक और दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। इसकी व्याख्या की बात करते हैं। देखिए अभिलेख का अध्ययन, अब आप यदि अभिलेख का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको पूरा लेख शास्त्र एपिग्राफी कहेंगे। अभिलेख और पुराने दस्तावेजों के प्राचीन तिथि का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको पूरा लिपि शास्त्र पेलियोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार
करें, बताना है कौन सा कथन असत्य है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में हमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है, प्राचीन भारत में प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा का काम करती थी। बिल्कुल सही है। जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल में जो संपर्क की भाषा थी वह प्राकृत भाषा ही थी। प्राचीन काल में 2 महाकाव्य लिखे गए थे जो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, रामायण और महाभारत। सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं? नहीं। देखिए, जो अशोक के शिलालेख हैं प्राकृतिक और पाली दोनों भाषा में, ब्राह्मी लिपि, अरमाइक लिपि और इंडो ग्रीक लिपि में भी लिखी गई है और खरोष्टी लिपि में भी लिखी गई है। इसलिए पूछा कौन असत्य है, तो सी जो है असत्य होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, सम्राट अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और लिपियों में है। पश्चिमोत्तर और अफगानिस्तान में इनकी भाषा और लिपि अरमाइक और यूनानी दोनों हैं। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत संदर्भ में प्राचीन भारत में पांडुलिपियाँ प्राकृतिक भाषा में मेष, चर्म तथा काष्ठ फलकों पर लिखी जाती थी। गलत। देखिए, प्राचीन काल में जो पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी प्राकृत भाषा में, वो ताड़पत्र पर लिखी जाती थी। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद वेदांगों की रचना वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए की गई थी। बिल्कुल से, जो वेदांग की रचना की गई थी, जो वैदिक मूल ग्रंथ था, उसका अर्थ जो लोग हैं समझ सकें उसके लिए वेदांगों की रचना की गई थी। व्याकरण की रचना जो है पाणिनि के द्वारा किया गया था। यह भी स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। ऑप्शन 13 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन 2 और 3 ऑप्शन सी सही होगा। 13 का सी सही होगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में पांडुलिपियाँ भोजपत्र और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती हैं, परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत से प्राकृत भाषा फैल रही थी, ये वे पांडुलिपियाँ मेघचर्म या काष्ठ फलक पर लिखी गई। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए, इसके लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक था, इसलिए इनकी रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे वेदांग 6 हैं। वेदांग 6 कौन है? शिक्षा, उच्चारण विधि, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त, भाषा विज्ञान, छंद, ज्योतिषी। व्याकरण की रचना पाणिनि ने 400 ईसा पूर्व के आसपास की थी। व्याकरण के नियमों का उदाहरण देने के क्रम में पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर अमूल प्रकाश डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या होना चाहिए? वैदिक संहिता के बाद ब्राह्मण लिखा गया, ब्राह्मण के बाद अरण्य लिखा गया, उसके बाद उपनिषद। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि एवं अरमाइक लिपि। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, अशोक के अभिलेख राजदेश के रूप में जारी किए जाते थे। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में है, जबकि अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख अरमाइक तथा ग्रीक दोनों लिपियों में है। भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16
16 में बताना असत्य कौन है। असत्य हमें बताना है। पहला है सांद्रकोसस नामक चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया जाता था। बिल्कुल सही है। देखिए जो सांद्रकोटस है नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही रखा गया था। कौन रखे थे? एंटियोकस के द्वारा रखा गया था। मेगस्थनी जो है मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, न कि अशोक के दरबार में आया था। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। हेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। सही है। फहियान और हेनसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आए थे। ये सही पूछ रहा है। कौन जो है असत्य है? तो असत्य कौन है? सी, ऑप्शन सी सही होगा। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या की बात करते हैं। देखिए मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष तक रहा। उसके द्वारा रचित इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। यूनानी विवरणों में चंद्रगुप्त मौर्य को सांद्रकोटस, जिसके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति था। हेनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। उल्लेखनीय है कि वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। फाहियान और हेनसांग दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का प्रदर्शन करने तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है और बताना है। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका जी मेगस्थनी की रचना कौन है? इंडिका। जियोग्राफी किसने लिखा है? टोलेमी के द्वारा लिखा गया है। नेचुरल हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखा गया है? प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। और CUK किसने लिखा है? हेनसांग ने लिखा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इंडिका की रचना किसने की है? मेगस्थनीज ने। जियोग्राफी की रचना किसने की है? टोलेमी ने। नेचुरल हिस्टोरिका की रचना किसने की है? प्लिनी ने। हेनसांग ने। क्वेश्चन नंबर 18 सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। हमें बताना है वाणभट्ट की रचना कौन है? हर्षचरित किसकी रचना है? वाणभट्ट की। विल्हण की रचना कौन है? विक्रमांक देवचरित। ठीक है। उसके बाद रामचरित किसने लिखा है? संध्याकर नंदी। अतुल मृषिक वंश लिखा है। इसकी बात करें तो 3 4 2 1 जिसका होगा वही आंसर होगा। 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन सी सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए वाणभट्ट की रचना वाणभट्ट की रचना कौन है? हर्षचरित। विल्हण की रचना विक्रमांक देवचरित्र। अतुल की रचना मृषिक वंश। संध्याकर नंदी की रचना रामचरित। वाणभट्ट हर्षचरित्र में राजा हर्षवर्धन के आरंभिक जीवन का वृत्तांत है। यह गद्य काव्य है। विल्हण द्वारा रचित विक्रमांक चरित्र में कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमांक द्वितीय षष्ठ का वर्णन किया गया है। अतुल की रचना मृषिक वंश में मृषिक राजवंश का वृत्तांत है, जिसका शासन उत्तरी केरल में था। संध्याकर नंदी की रामचरित्र में केवर्त जाति के किसानों और पाल वंश के राजा रामपाल के बीच की लड़ाई का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है भारत के प्राचीनतम
पंचमार्क आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? चांदी के। जो प्राचीनतम पंचमार्क आहत सिक्के होते थे किसके बने होते थे? चांदी के सिक्के बने होते थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, भारत के प्राचीनतम पंचमार्क आहत सिक्के मुख्यतः चांदी के बने होते थे। उल्लेखनीय है कि ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां बनी होती थी। क्वेश्चन नंबर 20, आरंभिक पूरा पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कौन सा कथन जो है सही है। पहला कथन है, पूरा पाषाण युग का अंतिम आदि मानव खाद्य संग्राहक पर जीवन निर्वाह करता था। पूरा पाषाण युग का जो भी आदि मानव होता था वो जो जीवन का निर्वाह करता था, खाद्य संग्रह पर निर्वाह करता था। इस युग के औजारों में विदरणी और खंडक शामिल थे। बिल्कुल सही है, यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि जो आरंभिक पूरा पाषाण युग के निवास स्थल के अवशेष सोहन नदी घाटी में पाए जाते हैं, ये भी सही है। स्टेटमेंट 1 और 2 और 3 तीनों जो है आरंभिक पूरा पाषाण युग के संदर्भ में सही है, इसलिए ऑप्शन 1 और 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पहला देखिए, आरंभिक पूरा पाषाण युग का मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों के इस्तेमाल कर शिकार और खाद्य संग्रह पर जीवित रहता था। दूसरा पॉइंट है, जो आरंभिक पूरा पाषाण युग के औजारों में कुल्हाड़ी, हैंडएक्स, विदारणी, क्लीवर और खंडक चॉपर का उपयोग होता था। इस युग के स्थल पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोहन घाटी नदी से पाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य स्थल कश्मीर और थार भूमि में मिले हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान का डिडवाना क्षेत्र बेलन और नर्मदा नदी की घाटियों में तथा मध्य प्रदेश के भीमबेटका में इनके निवास स्थल के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, पाषाण युग के संदर्भ में, पाषाण युग मतलब पत्थर युग के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? ऊपरी पूरा पाषाण में आधुनिक मानव का उदय हुआ था। बिल्कुल सही है। ऊपरी पूरा पाषाण युग में ही आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय हुआ था। मध्य पूरा पाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तुओं पर था। बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। इसका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन देखिए, ऊपरी पूरा पाषाण युग में आर्द्रता कम हो गई थी। इस युग में आधुनिक प्रारूप के मानव का उदय हुआ था। उल्लेखनीय है कि इस युग में नए चकमक उद्योग की स्थापना हुई थी तथा भारत में फलकों और तक्षणियों का इस्तेमाल होने लगा था। मध्य पूरा पाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पहाड़ी से बनी वस्तुओं का था। इनमें मुख्य औजार फलक, वेधनी, छेदनी, खुरचनी जो पहाड़ी पपड़ियों से बने होते थे। 22 नंबर क्वेश्चन में है, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का चयन करना है। इस युग के लोग पशुपालन करते थे, ये का स्टेटमेंट सही है। मध्य पाषाण युग में सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथिक औजारों का प्रयोग होता था, यह भी स्टेटमेंट सही है। गलत स्टेटमेंट बताया, मध्य पाषाण में के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे, ये गलत।
इसका शुल्क दक्षिण भारत तक ही नहीं मिला है, गोदावरी नदी के दक्षिण तक का है। इसका जो मिला है ये कृष्णा नदी तक मिला। कृष्णा नदी तक जो है इसका विस्तार था, इसीलिए पूछा असत्य कौन है। सी जो है असत्य है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिले। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, मध्य पाषाण स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। दक्षिण में इसका फैलाव कृष्णा नदी के दक्षिण तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक्सप्लेन। देखिए, मध्य पूर्व पाषाण युग में माइक्रोलिथी औजारों का प्रयोग होता था। मध्य पाषाण के युग के लोग शिकार करके मछली पकड़कर खाद्य वस्तुओं का संग्रह करते थे। वे लोग आगे चलकर पशुपालन भी करने लगे। राजस्थान का बागौर तथा मध्य प्रदेश का आदमगढ़ पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से आदमगढ़ बागौर से। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23, पूरा पाषाण मध्य पाषाण युग, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण युग के कलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण और मध्य पाषाण युग के कलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस काल में अनाज पर जीने वाले परचिन पक्षी के चित्र बनाए जाते थे। अनाज पर बिल्कुल नहीं, अनाज पर चित्र नहीं है। भीमबेटका की गुफा में इस काल का चित्र पाए गए हैं, बिल्कुल सही। देखिए, इसको केवल 2 स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इस काल में देखिए, मध्य पाषाण और पूरा पाषाण काल में अनाज पर जीने वाले पक्षियों के चित्र नहीं पाए जाते थे, बल्कि उन पशुओं और पक्षियों के चित्र पाए जाते हैं जिनका शिकार करके वे अपने जीवन का निर्वाह करते थे। इस युग के लोग चित्र बनाते थे। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा में इसका अद्भुत उदाहरण है। यह दक्षिण में विंध्य पर्वत पर अवस्थित है। इसके 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 500 से भी ज़्यादा चित्र बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? तो कृषि नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। देखिए, किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? नवपाषाण काल में। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक काल था। सर्वप्रथम मनुष्य ने इसी काल में कृषि करना शुरू किया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से चावल, गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कृषि करने में उन्नत थे। 25 नंबर क्वेश्चन जो है, नवपाषाण काल के संदर्भ में, नवपाषाण काल के हमें संदर्भ में बताना है कौन सा कथन जो है सही है। पहला कथन है कि नवपाषाण काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, बिल्कुल सही है। अब नवपाषाण काल में जो लोग हैं पत्थर को पॉलिश करके और चौकीली और जो है तेज धार वाला बना लिए थे, इसलिए पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, कश्मीर के बुर्जहोम में इस काल के लोग गर्तवास में रहते थे। ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कश्मीर के बुर्जहोम के खोदा गया है वहाँ गर्तवास को, तो वहाँ से गड्ढा मिला है जहाँ पर नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि इस काल में मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग होता था, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें नवपाषाण स्थल जहाँ भी है वहाँ से मिट्टी के बर्तन खिलौने का जो है साक्ष्य मिला है। तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। 1, 2, 3 तीनों सही होगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजार और हथियारों का प्रयोग करते थे।
वे खास तौर पर पत्थर को कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। कश्मीर में नवपाषाण संस्कृति के गर्तवास के उदाहरण मिलते हैं। कश्मीर के बुर्जों में इसके अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस काल में कुम्भकारी शुरू हो गई थी। आरंभ में हाथ से बनाए गए मृतभांड मिले थे तथा बाद में मिट्टी के बर्तन चाक पर बने लगे। इस बर्तनों में पॉलिशदार काला मृतभांड और तथा धूसर मृतभांड शामिल है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नवपाषाण काल के संदर्भ में बताना है असत्य कौन है। देखिए, नवपाषाण हड्डियों के बने हथियारों का प्रयोग होता था। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है। देखिए, हमें नवपाषाण के असत्य बताते हैं। तो नवपाषाण काल में जो हथियार का प्रयोग होता था, हड्डियों में क्या लगाया था, पत्थर के औजार को लगाया जाता था और उसको पॉलिश कर दिया जाता था। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, लोग भवन निर्माण कला जानते थे। हाँ, लोग भवन का निर्माण करते हैं, जहाँ पर जो है नवपाषाण काल में एक चौकार आकार की भवन का निर्माण किया जाता है। तीसरा, पिपली हाल में नवपाषाण युगीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं। ये भी सही है। ए, बी और सी सही है। चौथा स्टेटमेंट, गुफराल से प्राप्त कब्रों में मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का अवशेष मिला है। यह स्टेटमेंट गलत है। यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसीलिए नवपाषाण काल असत्य कौन है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। देखिए, कश्मीर स्थित बुर्जोम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाने का अवशेष मिले हैं, न कि गुफा। गुफराल जिसका अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि और दोनों का कार्य करते थे। उल्लेखनीय है कि नवपाषाण काल में भारी तकनीकी प्रगति हुई, क्योंकि इसी अवधि में लोगों ने खेती, बुनाई, कुम्भकारी, भवन निर्माण, पशुपालन, लेखन इत्यादि का कौशल विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में हमें स्थल है और अवशेष है, जहाँ से मिले हैं उनको सुमेलित करना है और बताना है कौन सही होगा। मेहरगढ़ से किसका साक्ष्य मिला, अवशेष मिला है, कृषि के अवशेष मेहरगढ़ से मिले हैं। पिपली हल से क्या मिला है, राख का ढेर मिला है। चिरान से क्या मिला है, हड्डी के औजार। बुर्जहोम से क्या मिला है, गर्तावास। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 3, 4, 1, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन की देख सकते हैं। देखिए, कृषि का अवशेष कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से। पिपली हल से किसका अवशेष मिला है, राख का ढेर का। चिरान से किसका अवशेष मिला है, हड्डियों के औजार। बुर्जहोम से किसका अवशेष मिला है, गर्तावास का। क्वेश्चन नंबर 28 में बताना है नवपाषाण स्थल के बारे में। नवपाषाण काल के संदर्भ में हमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि नवपाषाण काल में मेहरगढ़ में बसने वाले लोग कच्ची ईंटों के बने घर में रहते थे। बिल्कुल सही है। नवपाषाण स्थल जहाँ भी है वहाँ से कच्ची ईंटों के बने घर का उल्लेख मिलता है। इस काल के निवासी पालतू जानवरों के फिगरिस माने पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ बनने लगी थी। बिल्कुल सही है। नवपाषाण काल के संदर्भ में जो स्टेटमेंट 1 और 2 है वो दोनों सही है। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूँ, जौ और रुई उपजाते थे तथा कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। उल्लेखनीय है कि इस काल में लोग मिट्टी और सरकंडों के बने गोलाकार या आयताकार घरों में भी रहते थे। नवपाषाण युग के लोग दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के
दक्षिण में ग्रेनाइट पहाड़ियों के ऊपर बसे थे। वे फिगरिन्स आग में पकी मिट्टी की मूर्तियों में गाय, बैल, भेड़ और बकरी की मूर्तियां बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में बता रहा है कि किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं। भीमबेटका से। भीमबेटका से प्रागैतिहासिक गुफा के शैल चित्र मिले हैं, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ताम्रपाषाण काल। 30 नंबर क्वेश्चन में हमें ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। ताम्रपाषाण काल के लोग ग्रामीण समुदाय के बने थे, बिल्कुल सही है। मालवा का मृतभांड ताम्रपाषाण मृतभांड में सबसे उत्कृष्ट माना जाता है, बिल्कुल सही है। आहड़ मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है, नहीं। मध्य प्रदेश में जो महत्वपूर्ण इसलिए केवल 1 और 2 सही। ऑप्शन ए इसका सही है। एक्सप्लेनेशन। व्याख्या की बात करते हैं। ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां थी। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, मध्य और पश्चिम भारत की मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता थी। मालवा मृतभांड जो ताम्रपाषाण मृतभांड में उत्कृष्टम माना गया है। आहड़ और गेलुंद दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित ताम्रपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल है, न कि भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 हमें बताना है ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, इस काल में सर्वप्रथम तांबे के औजार बनाने की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही है। इसीलिए इसको ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। ताम्रपाषाण काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे, सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी सही है। व्याख्या की बात करते हैं तो ताम्रपाषाण काल में सर्वप्रथम तांबे के औजार बनाने की शुरुआत हुई थी। इस काल में पत्थर एवं औजारों का साथ साथ प्रयोग किया गया था। इस काल के लोग गेहूं, चावल के अलावा बाजरे की भी खेती करते थे। उल्लेखनीय है कि वे लोग मूसर, उड़द, मूंग आदि सहित कई प्रकार के दलहन और मटर पैदा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल को तंबावती कहा जाता है। तंबावती आहड़ को तंबावती कहा जाता है। एक व्याख्या की बात करें, आहड़ का प्राचीन नाम तंबावती या तांबा वाली है। आहार के लोगों को तांबा पास में मिलने के कारण धातु कर्म की जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, जोरवे संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कौन सा कथन सही है। जोरवे संस्कृति नगरीय संस्कृति थी, नहीं। जो जोरवे संस्कृति थी ग्रामीण संस्कृति थी। जोरवे संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। दूसरा, यह संस्कृति पश्चिम महाराष्ट्र में पाई जाती थी, बिल्कुल सही है। इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता था, ये भी सही है। इसमें 1 और 2 और 3 सही है, पहला सही नहीं। 33 का बी व्याख्या देखिए, जोरवे संस्कृति ग्रामीण संस्कृति। जोरवे संस्कृति मुख्य रूप से पश्चिम महाराष्ट्र में
पाई जाती थी। इस संस्कृति के निम्न पूरा स्थल थे अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा, दायमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक। जोरवे संस्कृति दायमाबाद, इनाम गांव में गढ़ के स्तर तक पहुंच गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है ताम्र पाषाण संस्कृति के संदर्भ में। ताम्र पाषाण संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। पहला कथन है इस काल में कपास की कृषि की जाती थी, बिल्कुल सही। दूसरा कथन है इस काल के लोग केवल काले व लाल मृतभांड का प्रयोग करते थे, नहीं। जो ताम्र पाषाण संस्कृति के लोग हैं वो धूसर मृतभांड का भी प्रयोग करते थे, इसलिए असत्य कौन है तो दूसरा असत्य हो जाएगा। और आहड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे, ये भी सही है। ताम्र पाषाण काल के लोग वस्त्र निर्माण विधि जानते थे, ये भी सही है। व्याख्या की बात करते हैं। ताम्र पाषाण काल के लोग चाक पर बने काले लाल मृतभांड का प्रयोग और चित्रित मृतभांड का भी प्रयोग करते थे। दक्कन की काली मिट्टी के कपास की पैदावार की जाती थी। ताम्र पाषाण युग के लोग प्रायः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। जो ताम्र पाषाण युग के लोग थे प्रायः जो पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। ये अपना घर जो है कच्ची ईंटों से बनाते थे, परंतु अधिकतर मकान जो है गीली मिट्टी ठोक कर बनाते थे। आहड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। महाराष्ट्र में कपास, सन, सेमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। इससे सिद्ध होता है कि लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बताया गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा हुआ है। इनाम गांव जो है एक ऐसा स्थल है जो किलाबंद और खाई से घिरा हुआ है। इसका व्याख्या की बात करें तो इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बस्ती थी। इसमें 100 से अधिक घर और कई कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई थी। ताम्र पाषाण युग की कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही है। ताम्र पाषाण युग के कब्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताना है कौन सही है। महाराष्ट्र के लोग मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे, बिल्कुल सही। देखिए जो महाराष्ट्र के लोग हैं जब भी कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। वहाँ से जो उत्खनन किया गया साक्ष्य मिला है। कब्र में मृतकों के साथ मिट्टी एवं तांबे की वस्तुएं भी रखी जाती थी। दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन व्याख्या की बात करते हैं। देखिए ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण स्थिति में दफनाते थे। दूसरा पॉइंट है इसका, कब्र में मृतक के साथ मिट्टी की हंडिया तांबे की कुछ वस्तुएं रखी जाती थी। उन लोगों का मानना था कि ये वस्तुएं परलोक में मृतक के इस्तेमाल के लिए होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। ताम्र पाषाणिक धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में। ताम्र पाषाणिक धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा कथन सही है। ताम्र पाषाणिक कालीन, देखिए ताम्र पाषाण काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे।
इस काल में सांड को धार्मिक पशु माना जाता था। ये भी सही है। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो ताम्र पाषाण काल में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। इस काल की मिट्टी की स्त्री मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई हैं। ताम्र पाषाण काल में सांड को धार्मिक पशु माना जाता था। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाओं से यह साबित होता है कि वृषभ यानी सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमाओं से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 38 में सुमेलित करना है स्थल और सावधान विधियाँ। पूर्वी भारत में जो सावधान था आंशिक सावधान किया जाता था। पश्चिम भारत में जो है संपूर्ण सावधान। दक्षिण भारत में पूरब पश्चिम की दिशा की ओर और महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण की ओर। तो इसका जो ऑप्शन होगा 4, 3, 2, 1 इसका ऑप्शन होगा। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। पूर्वी भारत में जो सावधान की विधियाँ होती थी आंशिक रूप से सावधान होता था। पश्चिम भारत में संपूर्ण सावधान होता था। दक्षिण भारत में पूरब पश्चिम की ओर जो है लाशों को रखा जाता था और महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण की दिशा को रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन बताना है निम्नलिखित ताम्र पाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना है कौन सा कथन सही है। इस काल में सामाजिक असमानता पाई जाती थी। बिल्कुल, इस जो ताम्र पाषाण के लोग थे उनमें ऊंच नीच में फर्क था, असमानता था। इस काल में सरदार का घर जो है पूर्वी टीले पर बना होता था। यह स्टेटमेंट गलत है। वो पश्चिमी टीले पर बना होता था सरदार का घर। पूर्वी टीले पर जो है मजदूरों का घर होता था। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। पहला सही है, ऑप्शन केवल ए सही होगा। व्याख्या की बात करते हैं। देखिए, ताम्र पाषाण काल में बस्ती के ढांचे संस्कारावृद्धि दोनों से पता चलता है कि ताम्र पाषाण समाज में असमानता आरंभ हो चुकी थी। उल्लेखनीय है कि पश्चिम महाराष्ट्र की चंदौली नेवासा बस्तियों में पाया गया कि कुछ बच्चों के गलों में तांबे का मनके का हार पहनाया कर दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र था। इस काल में सरदार और नातेदार आयताकार मकानों में बस्ती के केंद्र स्थल में रहते थे। ये उल्लेखनीय है कि इनाम गांव में शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे। आयताकार मकानों में सरदार वर्ग और गोल झोपड़ियों में सामान्य वर्ग रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति से पृथक माना जाता है। मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति से अलग माना जाता है। मालवा और जोरवे संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से अलग माना जाता है। 1 और 2 ऑप्शन बी सही है। मालवा संस्कृति नौदा टोली। देखिए, मालवा संस्कृति नौदा टोली एरण नागदा में पाई जाती थी। यह संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। जोरवे संस्कृति जो अंशतः विदर्भ और कोंकण को छोड़कर सारे महाराष्ट्र में फैली हुई थी, यह देश की दक्षिणी और पूर्वी भागों में ताम्र पाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र रही थी। कायस्थ संस्कृति
जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृतभांड में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण, साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। गणेश्वर संस्कृति गणेश्वर संस्कृति को उसके सूक्ष्म पाषाण वस्तुओं तथा अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए पाक हड़प्पाई ताम्र पाषाण संस्कृति कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सही नहीं है। ताम्र पाषाण काल की कायथा एवं एरण की बस्तियां किलाबंद थी, बिल्कुल सही है। ताम्र पाषाण काल में अनाज उत्पादन में क्षेत्रीय समानता थी, समानता नहीं थी, और समानता थी। बोल रहा है कौन सही नहीं है, तो बी सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। नौदा टोली नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, सही है। इस काल के लोग लेखन कला नहीं जानते थे, ये भी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें, ताम्र पाषाण अवस्था में अनाज, भवन, मृतभांड आदि में क्षेत्रीय अंतर भी दिखाई देते हैं। पूर्वी भारत में चावल उपजता था, तो पश्चिमी भारत में जौ और गेहूँ। मध्य प्रदेश में कायस्था और एरण की, और पश्चिम महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद थी। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पूरा स्थल है, जो नर्मदा नदी के तट पर बसा है। इस स्थान पर अब तक सबसे अधिक अनाज के भंडार पाए गए हैं। ताम्र पाषाण काल के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे। उल्लेखनीय है कि वे नगरों में न रहकर ग्रामीण समुदाय में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। इसमें बताना है, पहला सूची को दूसरे सूची से मिलान करना है। स्थान है और किस संस्कृति से जुड़ा स्थान है। जैसे दैमाबाद जोरवे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। एरण किससे जुड़ा हुआ है, मालवा से। कालीबंगा किससे जुड़ा हुआ है, हड़प्पा से। गुलुनी किससे जुड़ा हुआ है, ताम्र पाषाण से। कहने का मतलब हो जाएगा कौन सही होगा, तो 3, 2, 1, 4 3, 2, 1, 4 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, महापाषाणिक संस्कृति। महापाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा कथन सही है। महापाषाण कब्रों में वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इन कब्रों में खेती के औजार मृतक के साथ नहीं दफनाए जाते थे, नहीं दफनाए जाते थे। स्टेटमेंट गलत है। प्रायद्वीपीय भारत में काले व लाल मृतभांड का प्रचलन अधिक था, सही है। देखिए 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महापाषाण कब्रों में वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी रखा जाता था, जिसका संबंध बाद में शिव के साथ जुड़ गया। महापाषाण कब्रों में शवों के साथ खेती के औजार दफनाए जाते थे, लेकिन कम मात्रा में। इसमें युद्ध और शिकार के हथियार अधिक होते थे। इससे संकेत मिलता है कि महापाषाणिक लोग उन्नत खेती नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण कालीन प्रायद्वीपीय भारत में कई तरह के मृतभांड का प्रयोग किया जाता था, जिनमें लाल मृतभांड भी शामिल है, परंतु काले व लाल मृतभांड उन लोगों से अधिक प्रचलित थे। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, महापाषाणिक लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है,
दक्षिणी तमिल प्रदेश में कलश सावधान प्रचलित था, बिल्कुल सही है। अशोक की उपाधि देवों को प्यारा को तमिल राजा ने अपनाया था, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी होगा। इसका व्याख्या की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में रहने वाले महापाषाणिक लोगों द्वारा मृतक के अस्थिर पंजर लाल कलश में डालकर गड्ढों में दफनाए जाते थे। यही कलश सावधान कहलाता था। अशोक की उपाधि देव नाम प्रियदर्शी एक तमिल राजा ने अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है पाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक हुए सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य कथन का चयन करना है। पूरा पाषाण युग में समाज खाद्य संग्राहक था, बिल्कुल सही है। ताम्र पाषाण काल में लोग जमीन के ऊंचाई वाले भाग पर रहते थे और समाज खाद्य उत्पादक हो गया था। हड़प्पा काल का समाज नगरीय एवं अश्वारोही था, नहीं। जो हड़प्पा काल के समाज के लोग थे वो ग्रामीण प्रवृत्ति के थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभाजन स्पष्ट हो गया था, बिल्कुल सही। पूछ रहा है कि कौन जो है स्टेटमेंट गलत है, तो गलत कौन हो जाएगा, गलत सी गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही है। इसकी व्याख्या की बात करते हैं। हड़प्पा काल का समाज नगरीय समाज था। यह नगरीय समाज था, बिल्कुल गलत हुआ, सॉरी। हड़प्पा काल का समाज नगरीय समाज था। यह सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं था, अश्व पर केंद्रित नहीं था। जबकि वैदिक काल में समाज अश्वारोही और पशु पालक दोनों ही था। पहले पूरा पाषाण युग का समाज खाद्य संग्राहक था। जानवरों का शिकार करना ही उनके जीवन निर्वाह के मुख्य साधन था। नवपाषाण और ताम्र पाषाण युग में खाद्य उत्पादक समाज बने। ये लोग जमीन के ऊंचाई वाले स्थान पर रहते थे, जो पहाड़ियों और नदियों से अधिक दूर नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभाजन स्पष्ट रूप से समाज में व्याप्त हो गया। समाज 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है विद्वानों द्वारा रचित पुस्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला पंच सिद्धांतिका आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया, नहीं, आर्यभट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया। बृहद संहिता किसने लिखा है, वराह मिहिर, बिल्कुल सही है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। केवल 2 और 3 सुमेलित हैं, केवल 2 और 3, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया आर्यभट्टीय है। आर्यभट्टीय किसने लिखा है, आर्यभट्ट ने। बृहद संहिता किसने लिखा है, वराह मिहिर ने। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है, कालिदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। बृहद कथा कोश किसने लिखा है, हरिसेन ने, बिल्कुल सही है। भास्कर लीलावती किसके द्वारा लिखा गया है, भास्कर के द्वारा। न्याय किसने लिखा है, ऋषि मुनि ने लिखा। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया है, न्याय मुनि ने। तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए सही होगा। देखिए 6ठी ईसा पूर्व में हरिसेन ने अपनी रचना बृहद कथा कोश में भारतीय क्षेत्र की भाषाओं, वेशभूषा आदि का वर्णन किया है। 6ठी सदी में द्वितीय भास्कर ने लीलावती ग्रंथ की रचना की, जो दीर्घकाल तक गणित का मानक ग्रंथ बना रहा। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है। न्याय की रचना गौतम के ऋषि के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 48। सूची 1 और 2 को हमें सुमेलित करना है, बताना है कौन सा जो है सही है। ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट, ए का 4 हो जाएगा।
एडी 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 का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एडी होता है एडिनो डायनेमी, बी का 3, सी का हो जाएगा कॉमन एरा, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या की बात करते हैं। देखिए, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब हो जाएगा एनो डोमनी, हिंदी में ईस्वी लिखा जाता है। ठीक है, आजकल एडी के स्थान पर जो है कॉमन एरा सी और बीसी के स्थान पर बीसी बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग किया जाता है। इसमें सी कॉमन एरा का प्रयोग तथा बीसी बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। विश्व में अब इन शब्दों का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को पढ़ा। बिल्कुल सही है। सबसे पहले जो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को पढ़े थे वो जेम्स प्रिंसेप थे। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, ब्राह्मी लिपि तथा खरोष्टी लिपि का प्रयोग प्राचीनतम सिक्कों तथा अभिलेखों में किया गया है। ये भी सही है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। ये भी सही है। तमिल तथा पाली भाषा में अभिलेखों की रचना नहीं की गई है। ये गलत। देखिए, अभिलेखों की रचना जो है तमिल पाली भाषा में भी की गई है। चौथा गलत है। केवल 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। सी जो होगा सही होगा। इसकी व्याख्या की बात करते हैं। व्याख्या की जब बात करते हैं, 1830 ईस्वी में 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का प्रयोग सबसे अधिक सबसे आरंभिक अभिलेखों में और सिक्कों में किया गया था। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता है जो जनसामान्य की भाषा होती थी। तमिल, पाली, संस्कृत भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। तो 4 गलत होएगा। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 50 है, सुमेलित करना है। प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में। ठीक है, ए का 4 होगा। ए का 4 हो जाएगा। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी को हुआ था। गुप्त शासन का आरंभ कब हुआ था? गुप्त शासन का आरंभ जो हुआ था 320 ईस्वी में हुआ था। अरबों का सिंध पर विजय कब हुआ था? 712 ईस्वी में। इसका सही जो आंसर होगा 4321 जो होगा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। जेम्स प्रिंसेप द्वारा अभिलेखों का पढ़ा जाना 1837 ईस्वी में। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में। गुप्त शासन का आरंभ 320 ईस्वी में। अरबों को सिंध विजय 1712 ईस्वी में।
51। क्वेश्चन नंबर 51, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? मंदसौर अभिलेख। ऑप्शन ए सही होगा। व्याख्या की बात करते हैं। मंदसौर अभिलेख से मिले अभिलेखों में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है, जो मूलतः लाट प्रदेश के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण वणिक की स्थिति का वर्णन करता है? वह है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम की रचना किसने की है? शूद्रक ने। मृच्छकटिकम की रचना जो है शूद्रक के द्वारा किया गया है। 4वीं शताब्दी ईस्वी में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है, जबकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका का साधन बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है उसके बारे में बताना है। मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों को सूची मिलती है, बिल्कुल सही है। हेनसांग के अनुसार वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था, बिल्कुल सही है। देखिए, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार किया, गलत है। पूछ रहा कौन असत्य है, तो ऑप्शन डी सही होगा। व्याख्या की बात करते हैं। मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची दी गई है। मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है, उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। चीन से आए बौद्ध भिक्षुक फाहियान का कहना था कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। हेनसांग का कहना था कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद है, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुआ था, बिल्कुल सही है। पुरातत्ववेत्ता बी लाल ने हस्तिनापुर का उत्खनन करवाया, सही है। महाभारत की कथा का केंद्र कुरु और पंचाल नामक राज्य थे, ये भी सही है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। व्याख्या की बात करते हैं। मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुआ था। 1951 से 50 में पुरातत्ववेत्ता बी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक में उत्खनन किया। महाभारत की कथा कुरु पंचाल राज्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन वैदेशिक आख्यान भारत इटली व्यापार का वर्णन करता है? नेचुरल हिस्टोरी का, ऑप्शन बी सही है। देखिए, प्लिनी द्वारा लैटिन भाषा में लिखा गया विवरण नेचुरल
नेचुरलिस हिस्टोरिका है। इंडिका मेगास्थनीज में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लिखा गया था। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस और एरिथ्रियन और जियोग्राफी, जिनमें प्राचीन व्यापार तथा भूगोल के बारे में लिखा गया है, ग्रीक भाषा में लिखी गई है। जराक्सिस क्या था? जराक्सिस था, देखिए जराक्सिस जो है डेरियस का उत्तराधिकारी, जिसने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर विश्वा प्रांत छत्र बनाया था। व्याख्या की बात करते हैं। जराक्सिस ईरान के एकेमेनियन शासक डेरियस का उत्तराधिकारी था, जिसने भारत के उत्तर पश्चिम भाग को अपने 20वें प्रांत के रूप में जोड़ लिया था। आरंभिक प्राचीन भारत में डेरियस का आक्रमण महत्वपूर्ण आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा पाषाणकालीन जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कौन सा कथन सही है। पाषाण काल के जीवन। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, नहीं, बलूचिस्तान में। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ये गलत हो गया। दूसरा, चित्रकारी का विकास मध्य पाषाण काल में हुआ था, ये भी गलत, पहले ही हो गया था, पूरा पाषाण काल में ही। तीसरा, उत्तर पश्चिम में कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति से पत्थर तथा हड्डी के तरह तरह के सूक्ष्म पाषाण का भाग मिलता है, बिल्कुल सही है। और इसका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित मेहरगढ़ में है। यह लगभग 7000 ईसा पूर्व की बस्ती है। चित्रकारी का विकास पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। पूरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल के लोग चित्र बनाते थे। प्राग ऐतिहासिक कलाकृति तो कई स्थानों पर पाई जाती है, परंतु मध्य प्रदेश के भीमबेटका का गुफा चित्र अद्भुत है। इन गुफाओं के चित्र पूरा पाषाण काल से मध्यस्थ काल तक बने हुए हैं और कुछ श्रृंखलाओं में तो हाल के समय तक है। बुर्जहोम के लोग खड़े, रुगड़े एवं दूसरे मृत्युभांडों का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारत में अभिलेखों की भाषाओं और लिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कितने कथन सही हैं। देखिए, प्राचीन भारत भाषा, प्राकृत भाषा का प्रयोग सामान्य लोगों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक भाषा में लिखे गए अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है, ये भी सही है। अफगानिस्तान के शिलालेखों में अरमाइक और यूनानी लिपि का प्रयोग किया गया था, सही है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में भाषाएं और लिपियां अधिकांश अशोककालीन शिलालेख प्राकृत भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख अरमाइक और ग्रीक दोनों में थे। अधिकांश प्राकृत अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, हालांकि उत्तर पश्चिम में कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। अफगानिस्तान में शिलालेखों के लिए अरमाइक और ग्रीक लिपियों का उपयोग किया गया है। सबसे प्रारंभिक
शिलालेख प्राकृत में थे, जो साधारण लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषाओं में सबसे प्रमुख भाषा थी। अजातशत्रु और अशोक जैसे शासक प्राकृति में ग्रंथों और शिलालेखों का निर्माण करने के संबंध में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है दीघनिकाय महावस्तु नामक ग्रंथ। दीघनिकाय और महावस्तु नामक साहित्यिक रचनाएं निम्नलिखित में से किसके बारे में बताती हैं? यह विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के बारे में बताती हैं। व्याख्या की बात करते हैं। दीघनिकाय बड़े उपदेशों का संग्रह है। सूत पिटक के प्रथम 5 निकायों या संग्रहों पर आधारित बौद्ध धर्म संबंधी एक पुस्तक है। इसमें हमें 2 दर्जन से अधिक व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। महावस्तु बड़ी घटना या बड़ी कहानी है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म की लोकोत्तरवादी विद्यालय शैली का एक लेख है। यह स्वयं को बौद्ध मठ संहिता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में वर्णित करता है। इसमें कम से कम 36 व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। मिलिंद पन्हो बौद्ध सिद्धांतों पर राजा मिलिंद के द्वारा किए गए प्रश्नों तथा दुविधाओं और एक वरिष्ठ संत नागसेन द्वारा दिए गए उत्तरों का सजीव संवाद है। इसके अंतर्गत लगभग 75 व्यवसायों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 60 किसी न किसी प्रकार के शिल्प से संबंधित हैं। पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बताना है उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है। मृतभांड का निर्माण नवपाषाण संस्कृति की विशेषता है। पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पॉलिश करना भी। अग्नि का उपयोग एवं उसके माध्यम से भोजन पकाने की तकनीक का आरंभ भी है। नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है। तीनों सही है। 1, 2, 3 ऑप्शन डी सही होगा। व्याख्या की बात करते हैं। देखिए, नवपाषाण संस्कृति के संदर्भ में उपर्युक्त तीनों तथ्य सही है। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुआरू ने 1865 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक प्रो हिस्टोरिक टाइम में किया। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग को शुरुआती 9000 ईसा पूर्व में मानी जाती है, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण बस्ती 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ से प्राप्त होती है। इस संस्कृति को प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला, कृषि कार्य का आरंभ। दूसरा, मृतभांड निर्माण, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पॉलिश करना। चौथा, अग्नि का उपयोग एवं इसके माध्यम से भोजन पकाने की तकनीक। पांचवा, अन्य विशेषता है गर्तवास, हड्डियों के उपकरण, पक्की मिट्टी के मूर्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 61 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य पाषाणिक लोग उन्नत कृषि करते थे? नहीं। मध्य पाषाणिक काल के कब्रों को अस्थियों के साथ मृतभांड और लोहे की वस्तुएं पाई गई है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि पहला गलत है। पूछा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक सही नहीं है। व्याख्या की बात करते हैं। मध्य पाषाण काल में कब्रों को बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर दिया जाता था। इन कब्रों में दफनाए गए लोगों की न केवल अस्थियां मिली, बल्कि मृतभांड व लोहे की वस्तुएं भी मिली। महापाषाण काल में की कब्रों में खेती के औजार कम पाए गए।
लड़ाई और शिकार के हथियार अधिक पाए गए हैं। इसमें यह ज्ञात होता है कि इस काल के लोग कृषि क्षेत्र में उन्नत नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 62 है ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कौन सत्य है। इस काल में तांबे और किसी अवसर पर निम्न कोटि के कांसे का उपयोग देखने को मिलता है। सही है। कृषि की जाती थी, यह भी सही है। मध्य भारत में इस काल की सबसे पुरानी बस्तियां मालवा और मध्य भारत पाई गई है। 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी सही होगा। एक्सप्लेनेशन व्याख्या की बात करते हैं। तांबा और पत्थर के उपयोग के आधार पर संस्कृतियों को ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। इस काल की सबसे पुरानी बस्तियां तमिल, पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी भारत में पाई जाती है। क्रमिक रूप से मालवा और मध्य भारत में कुछ बस्तियां सबसे पुरानी हैं, जैसे कायस्थ, एरण पश्चिम महाराष्ट्र और पूर्वी भारत की बस्तियां बहुत बाद की हैं। ताम्रपाषाण लोग तांबे के धातुकर्मी और पत्थर के अच्छे कारीगर थे। ये लोग कताई बुनाई की कला जानते थे, पशुओं को पालतू बनाते थे, अनाज की खेती के साथ साथ दक्कन क्षेत्र में कपास का भी उत्पादन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है। पूरा पाषाण काल के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार करें। बताना है कौन सा कथन जो है सही है। इसका विकास हिमयुग के दौरान हुआ था। सही है। भारत में अधिकांश पुरातात्विक स्थल सिंध गंगा के मैदान में पाए जाते हैं। नहीं, जो अधिकांश पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं सिंधु और कृष्णा नदी के बीच में पाए जाते हैं। व्याख्या। पूरा पाषाण युग का कालक्रम 3.5 मिलियन से 10,000 ईसा पूर्व तक। इसका विकास हिमयुग के दौरान हुआ था, इसलिए प्रथम कथन सही है। इस काल के अधिकांश अवशेष पूना पत्थरों में से बने हैं। मदुरई, तंजौर, कुडर, नयमतो, तैलिया, बेल्लारी जिलों में पूरा पाषाण औजार पाए गए हैं। सिंधु, गंगा और यमुना के जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में कोई पुरातात्विक स्थल नहीं पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरालेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो शिलालेखों का अध्ययन पुरालेख कहलाता है। पुरालेख शिलालेखों का अध्ययन है। पुरालेख जो है शिलालेखों का अध्ययन है। शिलालेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे सख्त सतहों पर उत्कीर्ण होते हैं। इसमें आम तौर पर उन लोगों की उपलब्धियां, गतिविधियों या विचार को अभिलेखबद्ध किया गया है जो उन्हें अधिकृत करते हैं, और इसमें राजाओं के पराक्रम या धार्मिक संस्थाओं के लिए महिलाओं और पुरुषों द्वारा किए गए दान शामिल हैं। शिलालेख वस्तुतः अस्थायी रिकॉर्ड होते हैं। इनमें से कुछ में तारीखों के भी उत्कीर्ण किया गया होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है। इरीथ्रियन एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग किया गया था लाल सागर के लिए इरीथ्रियन का प्रयोग किया गया था। व्याख्या की बात करते हैं। इरीथ्रियन लाल सागर के लिए इस्तेमाल में होने वाला ग्रीक नाम था
प्लस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है चारों ओर नौकायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? ताम्रपाषाण संस्कृति का अर्थव्यवस्था खाद्य उत्पादक थे, सही है। ताम्रपाषाणी संस्कृति के लोग नगर निवासी थे तथा वे लेखन कला से परिचित थे। देखिए, ग्रामीणवासी थे, लेखन कला थोड़ा बहुत जानते थे। इस समय तांबे की पर्याप्त उपलब्धता थी तथा लोग तांबे मिश्रण को मिश्रित करके कांसे की तकनीक से भिन्न थे, जिससे कृषि का विस्तार असंभव हुआ। केवल एक सही है। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की अर्थव्यवस्था खाद्य उत्पादक थी, फिर भी वहाँ पोषाहार का स्तर निम्न था। बाल मृत्यु उच्च थी। यह संस्कृति त्वरतः ग्रामीण पृष्ठभूमि पर खड़ी थी। इस युग के लोग नगरों में नहीं रहते थे तथा वे लेखन कला से भी परिचित नहीं थे। यद्यपि यहाँ तांबा की उपलब्धता सुलभ थी, तथापि इसकी मुलायम प्रकृति एवं कांसे बनाने की तकनीक अज्ञानता से वे इसका अपेक्षित लाभ नहीं ले पाए। विदेशी होते हुए भी भारत में आकर बसा तथा उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। रुद्रदामन। देखिए, शक शासक रुद्रदामन के विषय में कहा गया है कि वह संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था। सर्वप्रथम सबसे लंबे विशुद्ध संस्कृत अभिलेख जारी किए गए। इससे पूर्व जो भी सबसे लंबे अभिलेख इस देश में पाए गए हैं वे सभी प्राकृत भाषा में रचित हैं। कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन नाटक है? जो नाटक है वो है अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम। ऋतु संहार महाकाव्य है। कुमार संभव क्या है? उपन्यास। केवल 2 और 3 ऑप्शन भी सही होगा। देखिए, कालिदास के नाटकों में मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान विक्रमोर्वशी आते हैं। ऋतु संहार उनका खंड काव्य है। कुमार संभव उनका महाकाव्य है। निम्नलिखित यात्रियों के भारत आने का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है फाहियान आता है, सूर्य कॉस्मस हिंसा, ऑप्शन ए सही होगा। व्याख्या की बात करते हैं तो ये फाहियान कब आया था? 319 से 414 ईस्वी के बीच में। कॉस्मस कब आया था? 530 से 550 ईस्वी के बीच में। और हिंसा कब आया था? 629 से 643 ईस्वी के बीच में। ये सिंह कब आया था? 671 से 75 ईस्वी बीच में। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सुमेलित है? पहला सुमेलित नहीं है। रामचरित किसने लिखा है? शंकर। संध्याकर नंदी के द्वारा रखा गया है। विक्रमांक देवचरित किसने लिखा है? विल्लण ने। हर्षचरित वाणभट्ट ने लिखा है। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। देखिए, विक्रमांक देवचरित की रचना विल्लण के द्वारा की गई थी, जिसमें कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ के पराक्रमों का वृत्तांत है। रामचरित संध्याकर नंदी की रचना है, जिसमें वे कैवर्त जाति के किसानों एवं पाल वंशी राजा रामपाल के पराक्रमों का वृत्तांत है। हर्षचरित वाणभट्ट की रचना है, जिसमें हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन है। महापाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 71। हमें बताना है कौन सा कथन जो है असत्य है। हमें कौन बताना है? असत्य कथन का चयन करना है महापाषाण संस्कृति के संदर्भ में। महापाषाण लोग बसने के लिए, शवों को दफनाने के लिए पहाड़ियों की ढलानों की शरण लेते हैं, सही है। वे लोग धान या ज्वार उपजाते हैं, नहीं।
ये लोगों को लोहे के प्रयोग का ज्ञान नहीं था, बिल्कुल गलत। मध्यपाषाण में आंशिक सावधान की पद्धति प्रचलित थी। कौन कथन असत्य है? तो असत्य जो है वह 2 और 3 दोनों असत्य है। 2 और 3 असत्य है। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ था महापाषाण काल का कहा जाता है। पत्थर की कब्रों को महापाषाण कहा जाता था। इन कब्रों में मानवों की दफनाया जाता था। पाषाण काल में संबंध लोग साधारणतः पहाड़ों की ढालों पर रहते थे। मध्य पाषाण कालीन लोग धन के अतिरिक्त रागी की खेती भी करते थे। महापाषाण कालीन कब्रों में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल तथा पत्थर एवं सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण काल में आंशिक सावधान की पद्धति भी प्रचलित थी, जिसके तहत शवों को जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व की खोज की? V.S. वाकनकर के द्वारा इसकी खोज की गई। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक गुफावास है, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रहा है। इसकी खोज जो है 1957 से 58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। विंध्याचल की पहाड़ियों के लिए निचले छोर पर है तथा इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आरंभ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में हमें सुमेलित करना है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज जो है कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज जो है चारावाह समाज था। मध्यकाल जमींदारी की प्रथा थी। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 4 3 1 2 4 3 1 2 इसका ऑप्शन होगा। 4 3 1 2 ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। व्याख्या की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों एवं अनुसंधानों से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकाय प्रणाली। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। कृषि उनके लिए गौण कार्य था। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया। शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी चारों क्रियाएं जुताई, बुआई, कटाई और मढ़ाई का उल्लेख किया गया है। जमींदारी प्रथा मध्यकालीन और अनौपचारिक कालीन भारत में प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है कि किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागौर से, राजस्थान के बागौर से। व्याख्या देखिए, बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक कोठारी नदी के तट पर स्थित है। यह एक आवास स्थल है। मध्य पाषाण काल में यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागौर में फूस की वातरोधी पर्दे भी बनाए जाने का आभास होता है। बोरी महाराष्ट्र में स्थित है। बोरी के अध्ययन के आधार पर मानव की उपस्थिति 14 लाख वर्ष पूर्व की में रखी जा सकती है।
यदि न औदे नामक स्थल तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से मानव जीवाश्म पाया गया है। लखनिया जिला मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ से मानव के शारीरिक प्रारूपों का विवरण प्राप्त हुआ है। इस स्थल का संबंध मध्य पाषाण युग से है। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुम्फा जो है किस शासक के विषय में जानकारी देता है? खारवेल। ऑप्शन ए सही होगा। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी पर एक शिलालेख है जिसे हाथी गुम्फा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। यह लेख प्राकृतिक भाषा इसमें चंदेल वंश के शासक खारवेल के बचपन, शिक्षा और राजा बनने के 13 वर्षों बाद तक की घटनाओं का विवरण दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 को हमें सुमेलित करना है, बताना है। गंधार कला कुषाण के शासनकाल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। मृग और मिलिंद से संबंधित है। तक्षशिला लेख पथिक से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 जो है इसका सही होगा। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी सही होगा। गंधार कला कुषाण शासक से संबंधित है। गंधार कला कुषाण शासक से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। मिलिंद पन्हो लेख जो है मिनांडर से संबंधित है। तक्षशिला संबंधित है पथिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहीं कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकला है? दमदमा से। देखिए दमदमा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। 1982 से 87 तक यहाँ हुए उत्खनन में 41 मानव शवदान प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 35 कब्रों में 5 कब्रों में 2-2 तथा एक कब्र में एक साथ 3 कंकाल प्राप्त हुए हैं। साथ ही यहाँ से लघु उपकरण ब्लेड, फलक, ब्यूरिन, चांद्रिक आदि प्राप्त हुए हैं, जिनका निर्माण कॉटाई शर्ट एजेंट कार्नेलियन के द्वारा किया गया है। दमदमा के अवशेषों का काल 1000 से 4000 ईसा पूर्व माना जाता है। सराय नाहर से मानवीय आक्रमण के युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से स्तंभ गर्त के साथ ही गर्त का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मदाहा तथा सराय नाहर भारत में मध्य पाषाण स्थल के प्राचीनतम स्थल है। लंघनाज गुजरात में स्थित एक मध्य पाषाणिक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 78। विंध्य श्रेणी के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेख हिया। विंध्य क्षेत्र के मध्य पाषाणिक स्थलों में से लेखैया नामक शिलालेख से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया है। थॉमसन ने किया है। थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य युग, लौह युग का त्रिगुण विभाजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है
कौन सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ हेनसांग किसके द्वारा लिखा गया है? हुई ली के द्वारा। नेचुरल हिस्ट्री की प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। बी जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हिस्टोरियल किसने लिखा है? पाइमेट्स ट्रॉक्स फिलीपींस। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस। नेचुरल हिस्ट्री की रचना प्लिनी द्वारा ईसा की पहली शताब्दी में की गई थी। यह लैटिन भाषा में है और हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है। दूसरे शब्दों में दूसरी शताब्दी में टोलेमी ने जियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 81 भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगमों पर विचार किए बताना है कौन सही सुमेलित है? भिलसा जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है, सही है। द्वार समुद्र मध्य प्रदेश में जो है नहीं, बल्कि द्वार समुद्र कहाँ पर है? तो यह स्थित है कहाँ पर? द्वार समुद्र गुजरात में स्थित है। गिरनार कहाँ पर है? गुजरात में, सही है। स्थानेश्वर कहाँ पर है? राजस्थान। इसकी बात करते हैं 1 और 4 सुने थे, बी हो जाएगा। भिलसा मध्य प्रदेश में स्थित प्राचीन पुरातात्विक आधुनिक का नाम है। गिरनार गुजरात में स्थित है। थानेश्वर हरियाणा यानी करनाल जिला में स्थित है। हर्ष काल में हौरधन राजवंश का शासक था, या थानेश्वर भी कहते हैं। द्वार समुद्र कर्नाटक राज्य के हसन जिले में स्थित है। यह प्राचीन होयसल वंश की राजधानी थी। इसका वर्तमान नाम हेलीबीडू है। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है भारत की नौपाषाण संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? पाला, घिस कर, पॉलिश कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण, बिल्कुल सही है। हल और बैलगाड़ी का जो है साक्ष्य नहीं मिला है। खेती से उपजाए गए जौ और मटर के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 1 और 4 जो है सही होगा, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। देखिए, भारत की नौपाषाण संस्कृति लगभग 6000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक विभिन्न श्रेणियों में पाई जाती है। इस संस्कृति में पहली बार जौ, गेहूं, मक्का आदि की कृषि मेहरगढ़ में आरंभ हुई। इस संस्कृति के लोग घर्षित और पॉलिशदार युक्त प्रस्तर उपकरण का प्रयोग करते थे। अतः बिंदु 1 और 4 सही है। हल और बैलगाड़ी के प्रयोग के साक्ष्य ताम्रपाषाण और कांस्य संस्कृतियों में यानी हड़प्पा संस्कृति में पहली बार पाए गए हैं, न कि नौपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 83 में है चीनी लेखक भारत का किस नाम से उल्लेख है? इंतुन के नाम से। चीनी जो साहित्य है वो इंडिया को इंतु के नाम से जो है वर्णन है। प्राचीन ग्रंथ में चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इंतुन तथा थियानथुन नाम से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 बागोर साइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कौन सही नहीं है भाई। यह राजस्थान में बागौर स्थित है, बिल्कुल सही है। इसे विशुद्ध ताम्र मध्य पाषाण प्राकृतिक भांड चरण में होने के संबंध में हमारे पास 5365 से 775 ईसा पूर्व की अवधि का तिथि है। इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधित चिन्ह प्राप्त हुए हैं? नहीं, प्रारंभ से ही नहीं। जब बैल, भेड़, बकरी और सूअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था, बिल्कुल सही है। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ से मध्य पाषाण कालीन ग्रंथ मृत भांड संस्कृति के साक्ष्य
पाए गए हैं, इसलिए विकल्प भी सही है। यहाँ आरंभ से कृषि के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं, जो 5000 ईसा पूर्व के है। इसके द्वारा पाले गए पशुओं में बैल, भेड़, बकरी और सूअर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। तो 85 चीनी यात्री सुन युन की भारत यात्रा कब हुई थी? 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच में। चीनी यात्री सिंह युन 1518 तक आया था। उसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। क्वेश्चन नंबर 86 में हमें बताना है कि कौन जो है सुमेलित है। बुर्ज होम कश्मीर में मिलेगा, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ मिलेगा? टेराकोटी कला मिलेगा। और गणेश्वर कहाँ है? ताम्र कलाकृति खजाना है। 2 और 3 सुमेलित है, केवल डी ऑप्शन होगा। विशेषता की बात करते हैं। बुर्ज होम कश्मीर का एक नौपाषाण कालिक स्थल है, जहाँ से गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। आखेट पर आश्रित मानव इस समय मदिरा का निर्माण करना नहीं चाहता था। उत्तरी 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में स्थित चंद्रकेतुगढ़ का उल्लेख टोलोमी ने गंगेरीदाई नाम से किया है। यहाँ की खुदाई में टेराकोटा से मूर्तियाँ मिली हैं। यह स्थल मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्तोत्तर काल में आबाद था। यहाँ से गुप्तकालीन सोने और चांदी के सिक्के मिलते हैं। राजस्थान के सीकर जिले की का थाना तहसील में स्थित गणेश्वर से ताम्र वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शामिल है वणाग्र, मछली के कांटे, चूड़ी, सुलाग्र, छेनी आदि। सही। धन्यवाद।